हेलो दोस्तों, मैं कपेंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में। इससे पहले आपकी 3 वीडियो बन चुकी हैं, यह आपकी 4th वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज का अपना टॉपिक है 7 क्रिस्टल तंत्र। तो सबसे पहले समझते हैं 7 क्रिस्टल तंत्रों को। इससे पहले समझते हैं क्रिस्टल समूह या क्रिस्टल निकाय क्या होता है। क्रिस्टल समूह क्या होता है और क्रिस्टल निकाय क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना क्रिस्टल समूह। या क्रिस्टल निकाय। इनको बोला जाता है क्रिस्टल ग्रुप। क्या बोला जाता है? क्रिस्टल ग्रुप। अभी देखते हैं क्रिस्टल समूह या क्रिस्टल निकाय, यानी इनको बोलते हैं क्रिस्टल ग्रुप और क्रिस्टल सिस्टम। सिस्टम को तंत्र भी बोलते हैं और निकाय भी बोलते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल, विभिन्न क्रिस्टल जिनमें पाई जाने वाली एकक कोष्ठिका के अक्षों ABC तथा कोणों अल्फा, बीटा और गामा का संबंध एक समान होता है। कल मैंने आपको 6 पैरामीटर्स पढ़ाए थे, यानी प्राचल पढ़ाए थे। यानी 6 प्राचल कौन कौन से होते हैं? यानी कोर होते हैं 3, तो कोर होते हैं A, B और C। 3 कोण होते हैं, वो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। उनमें से यहाँ पर दिए गए हैं अक्ष। उनको कोरों को हम क्या बोल सकते हैं? अक्षीय अक्ष भी बोल सकते हैं, अक्षीय दूरी। और कोणों को क्या बोल सकते हैं हम? अक्षीय कोण बोल सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न क्रिस्टल जिनमें पाई जाने वाली एकक कोष्ठिका के अक्षों, अक्ष कौन से हैं? A, B और C तथा कोण कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गामा का संबंध क्या होता है? एक समान होता है। तो वे सभी क्रिस्टल एक समूह या क्रिस्टल निकाय का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यानी जो क्रिस्टल होते हैं उनका एक जो समूह बनेगा उनको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल समूह या क्रिस्टल निकाय या क्रिस्टल तंत्र भी बोल सकते हैं। इस प्रकार 7 क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। अभी उन 7 क्रिस्टल तंत्र को पढ़ने वाले हैं हम। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो 7 क्रिस्टल तंत्र। ये हैं आपके 7 क्रिस्टल तंत्र यानी क्रिस्टल निकाय। ये होते हैं आपके 7 घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणी। 5th है आपका षटकोणीय। 6 है एकंताक्ष और 7 है त्रिसमन्ताक्ष। इनको याद कैसे करेंगे? इनकी एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखना आप इनकी। CTORHMT। इनको आप इंग्लिश में याद रखिएगा। ट्रिक CTORHMT यानी C से क्या हो गया? क्यूबिक। T से क्या हो गया? टेट्रागोनल। O से क्या हो गया? ऑर्थोरोम्बिक। 4th है आपका त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणी यानी रोम्बोहेड्रल। 5th षटकोणीय बोलते हैं हम हेक्सागोनल। एकंताक्ष को बोलते हैं मोनोक्लिनिक और त्रिसमन्ताक्ष को बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। क्लियर है? 2nd है आपका अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण और उदाहरण। अक्षीय दूरी में क्या बताया था? ABC जो दूरियां होती हैं यानी कोर होते हैं, 3 कोर बताए थे, उनको हम अक्षीय दूरियां भी बोल सकते हैं यानी A, B और C। कोण कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। और एग्जाम्पल्स तो हम इनको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले देखो, अक्षीय दूरियां होती हैं आपकी A, B और C। A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C। क्लियर है? यहाँ पे A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C और यहाँ पे है आपका A बराबर B बराबर C। याद कैसे रखना है? क्रम आपको ये याद होना चाहिए, CTORHMT। CTOR
HMT। इसके आधार पर हम देखो किस तरह से याद करेंगे इनको, यानी इन दोनों में पहला, दूसरा और तीसरा, क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। याद कैसे रखना है, इसमें एक भी कट नहीं लगाना है, इसमें एक कट लगाना है, इसमें दो कट लगाने हैं, इसमें भी एक भी कट नहीं लगाना है, फिर से यहाँ पे एक कट, फिर से दो कट और फिर से यहाँ पे भी दो कट। दोबारा सुनो, फर्स्ट में इसमें एक भी कट नहीं, इसमें एक कट और इसमें दो कट, 0 1 2, क्लियर है। फिर से यहाँ पे इसमें एक भी कट नहीं यानी 0, यहाँ पे कट 1, फिर यहाँ पे 2 और नीचे वाले में भी कितने कट, 2 कट, क्लियर है। अब हम अक्षीय कोण के बारे में बात करते हैं। अक्षीय कोण यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इजक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इजक्वल टू बीटा इजक्वल टू गामा इजक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है। अल्फा इजक्वल टू बीटा इजक्वल टू गामा इजक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से आपके एक लास्ट में भी लिख लेते हैं, अल्फा इजक्वल टू बीटा इजक्वल टू गामा इजक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे ये दो हैं, इनको अल्फा और बीटा बराबर तो होंगे इसमें, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, अल्फा बराबर बीटा बराबर ये हो गया आपका 90 डिग्री और गामा बराबर ये क्या हो गया आपका, ये भी 90 डिग्री, क्लियर है। सॉरी, गामा होगा यहाँ पे 120 डिग्री। और एक अंताक्ष में होगा अल्फा और गामा बराबर, ये भी क्या है आपका 90 डिग्री और बीटा होता है ये 90 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, अब देखो याद कैसे रखना है, इन तीनों में तो अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और गामा बराबर क्या है, ये सभी क्या हैं 90 डिग्री हैं। त्रिसमांताक्ष में क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा होते हैं ये 90 के बराबर नहीं होते हैं, यानी ये 90 के बराबर नहीं होते हैं। ये दो तो आपको याद रखने ही है, अल्फा और बीटा षटकोणीय में अल्फा और बीटा बराबर तो 90 डिग्री और गामा इक्वल टू क्या हो गया 120 डिग्री। यहाँ पे एक अंताक्ष में अल्फा और गामा, अल्फा बराबर होता है गामा के और ये 90 डिग्री क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन बीटा होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। त्रिसमांताक्ष में क्या होता है, ना तो अल्फा 90 के बराबर होता है, ना ही बीटा और ना ही गामा, ये तीनों ही ना तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं और ना ही ये 90 डिग्री के कोण होते हैं, क्लियर है। ये ना तो तीनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं और ना ही क्या होते हैं 90 के बराबर होते हैं। दोबारा देख लो, अल्फा बीटा और गामा बराबर 90 डिग्री, इन तीनों में तो कोई चेंज ही नहीं है, अल्फा बीटा गामा बराबर तीनों में भी क्या है 90 डिग्री है, तीनों ही किसके बराबर हैं 90 डिग्री के बराबर हैं। और यहाँ पे इन दोनों में अल्फा बीटा बराबर गामा ये क्या हैं 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ये तीनों तो बराबर हैं लेकिन तीनों ही ये 90 डिग्री के क्या नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ पे अल्फा और बीटा बराबर तो क्या हैं 90 के बराबर हैं, लेकिन गामा है वो 90 के बराबर नहीं है, उसका कोण क्या है 120 डिग्री। अल्फा और गामा बराबर 90 डिग्री है और यहाँ पे जो बीटा है वो 90 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे तीनों ही क्या नहीं है, ना तो ये तीनों समान है और ना ही ये 90 के बराबर हैं, 90 डिग्री कोण के बराबर हैं, क्लियर है। अब हम इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपका फर्स्ट में NaCl KCl, CaF2, ठीक है, ये क्या हो गए, और हीरा भी लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, हीरा। द्विसमलंबाक्ष में क्या होगा, द्विसमलंबाक्ष में होगा TiO2 सफेद एसेंट, TiO2 सफेद टिन। एक और लिख सकते हो ऊपर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख देता हूँ ZNS,
क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा SnO2, TiO2 सफ़ेद टिन और SnO2 ये किसके हो गए आपके द्विसमलंबाक्ष के। अब बात करते हैं विषमलंबाक्ष के बारे में, यानी BaSO4, PbCO3 और नेक्स्ट है आपका KNO3, क्लियर है। फोर्थ बात करते हैं हम CaCO3 और HGS, कैल्शियम कार्बोनेट और HGS, मर्क्यूरस सल्फाइड। षटकोणीय की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड। ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और एक है आपका CDS। एकंताक्ष में क्या होगा, एकंताक्ष में इसमें होगा गंधक और Na2SO4। गंधक बोलते हैं सल्फर को, और Na2SO4 डॉट यहाँ पे है 10H2O, क्रिस्टल जल के अणु भी यहाँ पे, क्लियर है। सोडियम सल्फेट क्या है, गंधक होता है सल्फर यानी एकंताक्ष गंधक, और Na2SO4 डॉट H2O। एक और है त्रिसमन्ताक्ष, इसमें हो जाएगा K2Cr2O7, K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट, एक और लिख सकते हो आप CuSO4 डॉट और 5H2O, क्लियर है। ये क्या हो गए, इनके एग्जाम्पल्स हो गए। एक और लिख सकते हो बोरिक एसिड H3VO3, ये सारे क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं। यानी घनीय को बोलते हैं क्यूबिक। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है ऊपर, ये मैंने ऊपर लिखी है CTOR और HMT। C यानी क्यूबिक, T यानी टेट्रागोनल और O यानी ऑर्थोरोम्बिक, R यानी रोम्बोहेड्रल, H यानी हेक्सागोनल, M यानी मोनोक्लिनिक, T यानी ट्राइक्लिनिक, क्लियर है। हिंदी में भी इनके नाम याद रखने हैं। ये होती हैं अक्षीय दूरियां A, V और C। इन तीनों में क्या करना है, याद कैसे रखोगे, इसमें एक भी कट नहीं, इसमें एक कट, इसमें दो कट, इसमें भी एक, इसको फिर से खाली छोड़ो, इसमें एक कट, दो कट और फिर इसमें भी दो कट। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इन तीनों में भी कोई चेंज ही नहीं है, सेम है। इसमें इन तीनों को 90 के बराबर नहीं करना है, और लास्ट वाले में ये चारों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते, तीनों ही 90 के बराबर नहीं होते हैं और ना ही ये आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों आपको याद रखने हैं, अल्फा और बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। अल्फा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 14 प्रकार के ब्रेवे जालक की एकक कोष्ठिकाएँ। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 प्रकार के जो ब्रेवे जालक होते हैं उनकी एकक कोष्ठिकाएँ। देखो ये हैं 14 प्रकार के ब्रेवे जालकों की एकक कोष्ठिकाएँ। यानी क्या होती हैं, 14 प्रकार के ब्रेवे जालक होते हैं, उनकी एकक कोष्ठिकाएँ देखते हैं। यानी किसी क्रिस्टल जालक में जितने प्रकार की एकक कोष्ठिका पाई जाती है, ये क्या है, क्रिस्टल जालक हैं, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल समूह। इसमें जितने प्रकार की एकक कोष्ठिकाएँ पाई जाएंगी ना, चाहे या एक पाई जाए या दो पाई जाए, तो क्रिस्टल जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर दो पाई जा रही हैं एकक कोष्ठिका तो क्रिस्टल जालकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। तीन पाई जा रही हैं तो तीन होगी। अगर एक पाई जा रही है तो क्रिस्टल जालक की संख्या क्या होगी, एक होगी। जैसे अगर मैं घनीय की बात करता हूँ, घनीय में कितनी एकक कोष्ठिका पाई जाती हैं, इसमें तीन पाई जाती हैं, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, और एक होती है आपकी BCC और FCC, BCC, और एक होती है आपकी FCC।
यानी BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। कल मैं लिखा चुका हूँ सेकंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में, इनको मैं बता चुका हूँ पूरे नेम, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। इसको हम आद्य एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका भी बोल सकते हैं। क्लियर है। द्विसमलंबाक्ष में कितनी एकक कोशिका होती हैं? इसमें होती हैं आपकी 2, यानी सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिंपल यूनिट सेल को, सिंपल यूनिट सेल, और एक और होती है इसमें BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। विषमलंबाक्ष में होती हैं आपकी 4 सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, एक होती है आपकी BCC, BCC, FCC और एक और होती है आपकी ECC। ECC क्या होती है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ये तो होती है अंत्य केंद्रित और ये होती है अंत्य केंद्रित यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है। एककताक्ष में होती हैं आपकी सिंपल यूनिट सेल और ECC। सिंपल यूनिट सेल और ECC। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यानी सिंपल यूनिट सेल तो क्या है? सभी में है। सिंपल यूनिट सेल क्या है? सभी में आएगी। क्लियर है। सिंपल यूनिट सेल तो सभी में आएगी, और इन तीनों में क्या आएगी? सिंपल यूनिट सेल, यहाँ पे भी सिंपल यूनिट सेल, और यहाँ पे भी सिंपल यूनिट सेल। क्लियर है। दिख रहा है यहाँ पे? इन सभी में क्या आएगी? लास्ट वाली में, तीनों में सिंपल यूनिट सेल। इसमें कितनी यूनिट सेल आ रही हैं? इसमें आ रही हैं 3। तो क्रिस्टल जालकों की संख्या कितनी हो गई? 3। इसमें कितने आ रहे हैं? एकक कोशिका, इसमें 3 एकक कोशिका थी, सिंपल यूनिट सेल, BCC और FCC। तो 3 लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे एकक कोशिका कितनी है? यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे लिखना है हमें 2। इसमें कितनी है एकक कोशिका? 4 सिंपल यूनिट सेल, BCC, FCC और ECC यानी 4 हैं। यहाँ पे 2 हैं सिंपल यूनिट सेल और ECC, और यहाँ पे क्या है? 1 और 1। क्लियर है। इन तीनों में क्या है? सभी में 1 हैं। यहाँ तक क्लियर है। यानी सिंपल यूनिट सेल तो क्या है? सभी में आ रही है, लेकिन यहाँ पे इनको याद रखना है, फर्स्ट में BCC और FCC भी है, यहाँ पे BCC है, और यहाँ पे BCC, FCC और ECC है, और यहाँ पे क्या है? ECC यानी एंड सेंटर्ड सेल। यानी टोटल कितने हो गए? अगर इनको हम काउंट करते हैं, 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितने हो गए? टोटल 14 हो गए। तो हम 14 प्रकार के ब्रेवे जालक ये हो गए आपके। कितने हो गए टोटल? इनको नीचे खोल करके लिख लेना, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। टोटल हो गए आपके 14। क्लियर है। लिख लेना कुल ब्रेवे जालक, कुल ब्रेवे जालक बराबर कितने हो गए? 14। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट बात करते हैं एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। एकक कोशिका में क्या करनी है? अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी हम बात कर रहे हैं एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, यानी एकक कोशिका में अवयवी कणों की हमें क्या करनी है? संख्या ज्ञात करनी है, यानी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितनी एकक कोशिकाएं हो सकती हैं। यानी जब अवयवी कण को हम कहाँ पे रखते हैं? एक तो अंतः केंद्र पर रख के देखते हैं, फलक पे रख के देखते हैं, कोर यानी किनारे पर रख के देखते हैं, और कोने पर रख के देखते हैं। जब हम इनको
अलग अलग रखते हैं तो हमें कितनी एकक कोष्ठका यानी कितने अवयवीकरण प्राप्त होंगे एकक कोष्ठका में। ठीक है, इन एकक कोष्ठका को बनाना मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, पहले इसको समझ लेते हैं। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इनको मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से बनाना है इनको। ठीक है, तो देखो जब मैं अवयवीकरण को एकक कोष्ठका के कहाँ रख रहा हूँ, अंतः केंद्र पर रख रहा हूँ, यानी मध्य में रख रहा हूँ अंतः केंद्र पर, तो क्या ये अवयवीकरण अन्य एकक कोष्ठका को स्पर्श कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो केवल एक एकक कोष्ठका को स्पर्श कर रहा है, यानी ये भाग होगा ना, ये अवयवीकरण का भाग केवल एक एकक कोष्ठका के लिए होगा। कितनी एकक कोष्ठका के लिए होगा? अंतः केंद्र पर रखने पर केवल एक एकक कोष्ठका के लिए होगा। अगर मैं फलक की बात करता हूँ, इस अवयवीकरण को मैं कहाँ रख देता हूँ? फलक पर रखता हूँ, फलक के केंद्र में रखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इस फलक, ये वाला फलक है, ये फलक है, यानी दीवार होती है ना कमरे की दीवार, उनको फलक बोलते हैं। ये वाला है, मैंने यहाँ इस फलक पे रखा, तो ये जो अवयवीकरण है कितनी एकक कोष्ठका को स्पर्श करेगा? कितनी एकक कोष्ठका के संपर्क में रहेगा? ये दो एकक कोष्ठका के संपर्क में रहेगा, यानी एक अवयवीकरण फलक पे रखने पर दो एकक कोष्ठका के संपर्क में रहेगा। तो कितनी एकक कोष्ठका के संपर्क में रहेगा? दो। अगर मैं कोर पे रखता हूँ, यानी कोर यानी किनारे, ध्यान रखना एक एकक कोष्ठका में 6 फलक होते हैं, यानी 6 दीवारें होती हैं। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, काउंट करके देख लेना, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। इस तरह से 4 ऊपर 4 नीचे और 2 इधर और 2 लेफ्ट में। तो ठीक है, किनारे कितने, कोर कितने होते हैं? 12, कोने कितने होते हैं? 8 और फलक कितने होते हैं? 6। तो ध्यान रखना कोर कितने हैं? टोटल 12 होते हैं। लेकिन जब मैं एक कोष्ठका है, एकक कोष्ठका है, अगर मैं उसके कोने पर, सॉरी कोर पर, कोर यानी किनारे पर एकक कोष्ठका को जब मैं एक एकक कोष्ठका के किनारे यानी कोर पर अवयवीकरण को रखता हूं, तो वह कितनी एकक कोष्ठका को स्पर्श करेगा? अब यहाँ पे देखो, ये सारे क्या हैं? कोर हैं। ये छत की कोर यानी किनारे हैं, ये सारे क्या हैं? किनारे हैं। अगर मैं कोर पे रखता हूँ, जैसे मैंने ये कोर है, ये कोर है और ये भी क्या है? कोर है। जब मैं कोर पे रखता हूँ, इस कोर पे जैसे मैंने अवयवीकरण रखा, ये अवयवीकरण कितनी एकक कोष्ठका को स्पर्श करेगा? 4 एकक कोष्ठका को स्पर्श करेगा। जब मैंने अवयवीकरण को कहाँ पे रखा? कोर यानी किनारे पर रखा, किसी एक किनारे पर रख के देख लेना और उसके चारों तरफ एकक कोष्ठका लगा देना, तो उसको देखना है आप लोगों को कितने एकक कोष्ठका को स्पर्श कर रहा है। ये जो अवयवीकरण है कितनी एकक कोष्ठका को स्पर्श कर रहा है? यहाँ पे जो अवयवीकरण है वो 4 एकक कोष्ठका को स्पर्श करेगा। क्लियर है? अगर मैं कोने पर रखता हूँ, जैसे ये घन बनाया मैंने, इसके कोने पर रखता हूँ, तो कोने पर रखने पर कितनी एकक कोष्ठका को स्पर्श करेगा? ये करेगा टोटल 8 एकक कोष्ठका को। कैसे करेगा? इसके नीचे एक इधर लगाऊंगा मैं, इस तरह से एक बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, और अगर इसी के ऊपर में एक परत और रख देता हूँ, ये ऊपर वाले कोने पे है, नीचे वाले कोने पे नहीं है, कहीं ऐसा करो नीचे भी रख सकते हैं। ये ऊपर वाले कोना है, क्या है? घन का ऊपर वाला कोना है। तो 4 तो ये बन गए। अगर मैं इसके ऊपर ऐसी की ऐसी परत एक और रख देता हूँ, तो ये कितनी एकक कोष्ठका को स्पर्श करेगा? टोटल 8। इसी तरह से मैंने इस तरह से बनाया है, ये टोटल कितनी एकक कोष्ठकाएँ? ये 8। अगर मैं इसको कहाँ रख रहा हूँ? कोने पर रखा मैंने, इस कोने पर रख दिया, तो ये कितनी एकक कोष्ठकाओं को स्पर्श कर रहा है? ये कर रहा है टोटल 8 एकक कोष्ठका को स्पर्श कर रहा है। यानी कितनी एकक कोष्ठकाओं को स्पर्श कर रहा है? 8 एकक कोष्ठकाओं को स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं एक एकक कोष्ठका का भाग, यानी ये एक अवयवीकरण है, केवल एक एकक कोष्ठका के लिए यूज आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1/1 या 1 लिख सकते हैं। ये जो फलक पर जब हमने अवयवीकरण रखा, एक अवयवीकरण कितनी एकक कोष्ठका के लिए यूज आ रहा है? 2 एकक कोष्ठका के लिए यूज आ रहा है। तो एक एकक कोष्ठका का भाग कितना हो गया? 2 में से 1 में बटेगा, तो भाई कितना आएगा? आधा आधा आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे आ गया 1/2।
अगर मैंने जब कोर पे रखा, 4 एकक कोष्ठका हैं, चार एकक कोष्ठकाओं को स्पर्श कर रहा है। अगर मैं यहाँ से एक एकक कोष्ठका निकालना चाहूँ तो एक एकक कोष्ठका का भाग क्या होगा, यानी एक अवयवी कण कितनी एकक कोष्ठकाओं में बट रहा है, 4 एकक कोष्ठकाओं में बट रहा है। समझ आया? यानी एक अवयवी कण कितनी एकक कोष्ठका में बट रहा है, 4 एकक कोष्ठका में बट रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जब मैं कोने पर रखता हूँ तो 8 एकक कोष्ठकाओं को स्पर्श करेगा, यानी एक अवयवी कण होता है वो 8 एकक कोष्ठकाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। यानी एक अवयवी कण 8 एकक कोष्ठकाओं को स्पर्श कर रहा है। यानी अगर मैं 1 का भाग निकालूं तो कितना आएगा, अगर मैं 8 में से 1 का भाग निकालता हूं तो कितना आएगा भाई, 8 हिस्से हैं, 8 हिस्से हैं। अगर मैं 8 हिस्सों को 8 एकक कोष्ठका में बांटूंगा तो 1 आएगा या नहीं आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1/8 आया कि नहीं आया। दोबारा सुन लो, अंत केंद्र पर रखने पर जब मैंने क्या किया, अवयवी कण को अंत केंद्र पर रखा तो केवल एक एकक कोष्ठका को स्पर्श कर रहा है। ये किसी अन्य एकक कोष्ठका के लिए यूज नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एकक कोष्ठका है के अंदर है, तो एक एकक कोष्ठका को ही क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। जब मैंने फलक पे रखा, फलक के केंद्र पर अवयवी कण को रखा तो यह 2 एकक कोष्ठकाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श करेगा। यहाँ पे जब मैं कहाँ पे रखता हूँ, कोर पे रखता हूँ, कोर यानी किनारे पर जब अवयवी कण को रखता हूँ तो यह कितनी एकक कोष्ठका को स्पर्श करेगा, यह 4 एकक कोष्ठका को स्पर्श करेगा। और जब मैं अवयवी कण को कोने पर रखता हूँ, कहाँ पे, कोने पर, जब हम कोने पर रखते हैं कितनी एकक कोष्ठका को स्पर्श करेगा, 8 एकक कोष्ठका को स्पर्श करेगा। अगर मैं 1 का भाग निकालना चाहूँ, यानी एक अवयवी कण एक अवयवी कण एक एकक कोष्ठका के लिए यूज आ रहा है तो 1/1, एक अवयवी कण 2 एकक कोष्ठका के लिए यूज आ रहा है तो 1/2, एक अवयवी कण 4 एकक कोष्ठका के लिए यूज आ रहा है तो 1/4, और एक अवयवी कण 8 एकक कोष्ठका के लिए यूज आ रहा है तो 1/8। ये याद रखना है। आगे हम फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें क्या आएंगे, ये यूज आएंगे। यानी अंत केंद्र पर रखने पर कितनी एकक कोष्ठका होती हैं, 1/1, फलक पर रखने पर 1/2, कोर पे 1/4 और कोने पे 1/8। ये आगे जाके क्या आएंगे, यूज आएंगे। तो इनको क्या करना है, आपको याद करना है। और ये भी याद रखना है, फलक कितने होते हैं, फलक होते हैं 6, कोर कितने होते हैं आपके, कोर होते हैं आपके 12, और कोने कितने होते हैं आपके, कोने होते हैं आपके 8। ये आपको याद रखना है। आगे हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे तब हमें क्या आएंगे, सारी यूज आएंगे, ये भी यूज आएंगे और ये भी यूज आएंगे। इनको भी क्या करना है, आपको याद रखना है किसके लिए कितनी आ रही है। क्लियर है? एक बार अगर वीडियो की स्पीड अगर तेज़ लग रही है तो आप स्पीड के अकॉर्डिंग वीडियो को देखें, या स्लो लग रही है तो उसको फास्ट करके देख लें। इनको मैं बनाना सिखाता हूँ अभी, यानी एकक कोष्ठका किस तरह से बनाते हैं। इस तरह से बॉक्स बनाना है। अगर एकक कोष्ठका बनानी है तो इस तरह से बनाना है, एक बॉक्स यहाँ से बनाना है। इनको क्या करना है, स्पर्श जोड़ देना है इस तरह से। ये एक एकक कोष्ठका हो गई। 2 एकक कोष्ठका बनानी है तो किस तरह से करना है, हमें 2 बना लेनी है इस तरह से। और यहाँ से भी कितनी बनानी है, आपको 2 बनानी है। और इनको क्या कर देना है, फिर से जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे भी खींचना था, इनको इस तरह से जोड़ देना है। क्लियर है? अगर मेरे को 4 एकक कोष्ठका बनानी है तो 4 कैसे बनाएंगे हम, 4 बनाएंगे इस तरह से। 4 पोर्शन इसमें करो और एक और बनाना है इसी तरह से, उसमें भी क्या करना है आपको, 4 पोर्शन करने हैं इस तरह से। ठीक है, अब इनको क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ से ये जोड़ो, यहाँ से ये जोड़ो, यहाँ से ये जोड़ो, यहाँ से ये जोड़ो, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से। ये बन गई आपकी 4 एकक कोष्ठका। अगर 8 एकक कोष्ठका बनानी है तो 8 एकक कोष्ठका के लिए करना है आपको, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको।
दूसरी एकक कोष्ठका भी इस तरह से बनानी है। इसमें भी क्या करने हैं, 4 पोर्शन बनाने हैं। और तीसरी एकक कोष्ठका यहाँ पे बनानी है, जस्ट इसके पास में ही। इसमें भी क्या करने हैं, 4 पोर्शन करने हैं। आप जोड़ दो इनको। इस तरह से जोड़ दो। ये बन गई आपकी 8 एकक कोष्ठका। क्लियर है। अभी हम सीखते हैं एकक कोष्ठका की संख्या ज्ञात करना। जैसे सबसे पहला है, हमें संख्या ज्ञात करनी है आद्य या सरल एकक कोष्ठका में। आद्य या सरल एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या यानी आद्य या सरल एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आद्य। अब मैंने आपको बताया था आद्य एकक कोष्ठका क्या होती है, यानी ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, आद्य या सरल एकक कोष्ठका कहलाती है। यानी एकक कोष्ठका बनाई थी मैंने, पढ़ाया था पहले, यानी ये है आपकी आद्य एकक कोष्ठका। इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, केवल कोनों पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोनों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कोनों पर अवयवी कण कितने होते हैं, कोनों पर अवयवी कण कितने हैं, 8। और जब मैंने बताया था जब हम कोने पर अवयवी कण को रखते हैं, जब हम क्या करते हैं कोने पर अवयवी कण को रखते हैं तो एक एकक कोष्ठका का भाग कितना होता है, 1/8। एक एकक कोष्ठका का भाग कितना होता है, 1/8 कोने पर रखने पर। यानी कोने पर अवयवी कण कितने हैं, 8 हैं, टोटल 8 हो गए। और जब कोने पर हम अवयवी कण को रखते हैं तो उसका एक एकक कोष्ठका का भाग कितना होता है, 1/8। तो टोटल अवयवी कण कितने आ गए, 1 कण आए, 1 कण। यानी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आद्य एकक कोष्ठका में, आद्य या सरल एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शनल क्वेश्चन आया था 1, 2, 3 और 4, तो कितने निकाल सकते हो, 1 कण आएगा। अब मैं सेकंड बात करता हूं आप लोगों से, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्ठका। सेकंड है आपका अंतः केंद्रित अंतः या काय केंद्रित। अंतः भी बोल सकते हैं या काय भी बोल सकते हैं, काय केंद्रित एकक कोष्ठका में अवयवी कण की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब अंतः केंद्रित या काय केंद्रित क्या बताया था, यानी ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो पाए ही जाते हैं, लेकिन एक अवयवी कण कहाँ पे पाया जाता है, उसके अंतः केंद्र में, यानी मध्य में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। वो होती है आपकी अंतः या काय केंद्रित एकक कोष्ठका। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी BCC भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोनों पर अवयवी कण कितने हैं, वही दोबारा से कोनों पर कितने हैं अवयवी कण, कहाँ पे पाए जा रहे हैं, कोनों पर पाए जा रहे हैं, यानी कोनों पर अवयवी कण कितने हैं, 8। और कोनों पर जब अवयवी कण होते हैं तो एक एकक कोष्ठका का भाग कितना होता है, 1/8 बराबर 1 कण। और अवयवी कण कहाँ पे है, केंद्र में, यानी एक अवयवी कण कहाँ पे है, अंतः केंद्र पर अवयवी कण अंतः केंद्र पे है, तो अंतः केंद्र पर अवयवी कण, अंतः केंद्र पर कितने हैं, एक अवयवी कण है। और अंतः केंद्र पर जब हम अवयवी कण को रखते हैं तो कितना निकल के आता है, 1/1 बराबर कितना आएगा, 1। टोटल कण कितने निकल के आए, यानी टोटल कण आए 1 + 1 बराबर 2 कण। निकाल लोगे, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फलक केंद्रित एकक कोष्ठका।
फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या करनी है, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है। फलक केंद्रित क्या होता है, फलक केंद्रित क्या होता है, यानी ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो पाए ही जाते हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, फलकों पर भी पाए जाते हैं। यानी ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी पाए जाते हैं, यानी कोनों पर तो पाए ही जा रहे हैं और कोनों के अतिरिक्त कहाँ पे पाए जाएंगे, फलकों पे। कहाँ पे, फलकों पे। और फलक कितने होते हैं, 6, यानी एक फलक, 2, 3 और 4, और 2 मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, एक तो बैक वाला और एक फ्रंट वाला फलक। तो टोटल फलक कितने हो गए, 6। तो ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो पाए ही जाते हैं और कोनों के अतिरिक्त कहाँ पाए जाएंगे, उनके फलकों पर पाए जाएंगे। तो कोनों पर अवयवी कण कितने हैं, 8, और कोनों पर जब रखते हैं अवयवी कण को तो एक एकक कोशिका का भाग कितना है, 1/8 बराबर 1 कण। अब मैं फलक की बात करता हूँ, फलक पर अवयवी कण, फलक पर अवयवी कण, फलक पर अवयवी कण कितने हैं, फलक कितने हैं भाई, 6 फलक हैं। फलक पे अवयवी कण कितने हैं, 6। और जब फलकों पर अवयवी कण होते हैं तो एक एकक कोशिका का भाग कितना होता है, 1/2, यानी कितना निकल के आया, 3 कण। टोटल कण कितने हो गए, टोटल कण हो गए 1 + 3 = 4 कण। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, क्या पूछेगा, फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कण कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, अंत ये थर्ड था आपका, थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं हम अंत्य केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। किसके बारे में, अंत्य केंद्रित, यानी इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, FCC भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, FCC, फलक सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात करते हैं फोर्थ के बारे में, चौथा है आपका अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, या मैं बोल सकता हूँ ECC। क्या बोल सकता हूँ, ECC, ठीक है। ECC में क्या होता है, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो पाए ही जाते हैं, लेकिन कोनों के अतिरिक्त एक एक अवयवी कण 2 विपरीत फलकों के मध्य भी पाए जाते हैं, वो कहलाता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। यहाँ पर अवयवी कण कोनों पर तो पाए ही जा रहे हैं, कोनों के अतिरिक्त कहाँ पाए जाते हैं, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के मध्य। एक एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के मध्य, चाहे तो लेफ्ट वाली फलक हो या राइट वाली फलक हो, या सामने वाली फलक हो या पीछे वाली फलक हो, या ऊपर छत वाली फलक हो या ज़मीन वाली ग्राउंड वाली फलक हो, ठीक है। यानी किन्हीं 2 फलकों के मध्य रखना है, 2 विपरीत फलकों के मध्य रखना है। कहीं पे भी रख सकते हो आप, चाहे यहाँ पे रख सकते हो या यहाँ पे रख सकते हो, क्लियर है। अब निकालते हैं कोनों पर अवयवी कण कितने हैं भाई, कोनों पे हैं 8, और जब कोनों पर होता है तो एक एक कोशिका का भाग कितना होता है, 1/8 बराबर 1 कण। और कहाँ पे हैं अवयवी कण, 2 अवयवी कण कहाँ पे हैं, फलक पे हैं। तो 2 अवयवी कण कहाँ पे हैं, फलक पे। तो निकालते हैं फलक पर कण, फलक पर अवयवी कण कितने अवयवी कण हैं भाई, फलक पे 2 अवयवी कण हैं। और जब फलक पे जब हम अवयवी कण को रखते हैं तो एक एकक कोशिका का भाग कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। तो आंसर कितना आएगा इसका, कितना आएगा, 1 कण। तो टोटल कण कितने आ गए, यहाँ पे टोटल कण हैं आपके 1 + 1 = 2, यानी 2 कण। 1 कण ये और 1 कण ये, तो आंसर कितना है इसका, 2 कण। क्वेश्चन पूछेगा अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, कितनी होती है, 2। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। यानी सिंपल केंद्रित एकक कोशिका या सरल या आद्य एकक कोशिका क्या होती है, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कहाँ पे पाए जाते हैं, कोनों पर पाए जाते हैं।
अगर मैं बात करता हूँ अंतः केंद्रित एका कोष्ठ का, ऐसी एका कोष्ठ का जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र में भी पाए जाते हैं। फलक की बात करता हूँ, फलक में क्या होता है, ऐसी एका कोष्ठ का जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो पाए ही जाते हैं, लेकिन उनके विपरीत उनके फलकों पर भी क्या पाए जाते हैं, अवयवी कण पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अंतः केंद्रित की, अंतः केंद्रित में क्या होता है, यानी ऐसी एका कोष्ठ का जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो पाए ही जाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के मध्य पाया जाता है, वह कहलाती है आपकी अंतः केंद्रित एकाक कोष्ठ का। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे हमें पता लग सके कि आपको क्या डाउट आ रहा है। और अगर आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।